प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ लिया था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, अब हम पढ़ेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। जैसे सॉल्यूट के ऐड करने पे पहले हमारा क्या हो रहा था, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर रहा था 100 डिग्री सेल्सियस से 100+ डिग्री सेल्सियस पे हमारा बॉयल करना स्टार्ट कर रहा था लिक्विड। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी वैसे ही होगा। अगर हम वाटर का एग्जांपल लेते हैं तो वाटर मेरा फ्रीज होता है 0 डिग्री सेल्सियस पे। अगर हम इसमें ऐड करते हैं कुछ सॉल्यूट को तो ये 0 से ना होके -3 -5 जैसे जिस टाइप का हम सॉल्यूट ऐड करते जाएंगे, जितने अमाउंट में ऐड करते चले जाएंगे, ये हमारा बढ़ता चला जाएगा। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, जैसे कार्स में हम क्या यूज़ करते हैं, कूलेंट का यूज़ करते हैं जो कार का इंजन ठंडा करता है। तो कूलेंट जो होता है हमारे पास वाटर प्लस एक दूसरा सॉल्यूशन यूज़ करते हैं हम, एथिलीन ग्लाइकोल। वाटर होता है हमारे पास H2O और एथिलीन ग्लाइकोल होता है हमारे पास CH2 CH2 OH OH। ये हम बोलते हैं इसको कूलेंट और इसको एंटी फ्रीज के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है सॉल्यूशन का, ये होता है हमारा -25 डिग्री के आसपास। इसलिए अगर हम पहाड़ों में कभी जाएंगे गाड़ी जहाँ टेम्परेचर -7 डिग्री 8 डिग्री होता है तो वाटर तो हमारा जम जाएगा वहीं कूलेंट अंदर। इसलिए हमको क्या यूज़ करना पड़ता है, एथिलीन ग्लाइकोल के साथ सॉल्यूशन यूज़ करना पड़ता है वाटर को, जिसको हम बोलते हैं कूलेंट। और ये कूलेंट वैसे जनरली अगर कार में देखते हैं तो ग्रीन कलर का होता है, लेकिन एक्चुअल में वाटर भी ट्रांसपेरेंट होता है हमारे पास और एथिलीन ग्लाइकोल भी जो है ट्रांसपेरेंट होता है। ये ग्रीन कलर जो है हम उसमें ऐड करते हैं ताकि कहीं लीकेज हो हमारी गाड़ी में से तो हमको पता लग जाए कि हमारा कूलेंट बाहर आया है। वरना अगर सिर्फ ट्रांसपेरेंट लिक्विड निकलेगा तो हम पहले सोचेंगे वाइपर से तो नहीं आ गया पानी, या कहीं नॉर्मल नीचे लग गया हो पानी अब टपक रहा हो। इसलिए ग्रीन कलर इसलिए करते हैं ताकि हमको डिटेक्ट हो जाए कि हमारा कूलेंट जो है लीक कर रहा है गाड़ी से। हाँ, तो हम बस ये बताना चाह रहा था मैं कि जब भी हम वाटर में या फिर किसी भी लिक्विड में कोई सॉल्यूट का ऐड करेंगे तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो पहले से भी जैसे 0 था उससे भी कम होकर माइनस में चला जाएगा, नेगेटिव वैल्यू में उसका फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा। इसके लिए फॉर्मूला जो हमारे पास डेल्टा टी F = KF M। वहाँ पे क्या था हमारा बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टी बी = KBM, यहाँ पे KB की जगह है KFM। और इसका जो नाम है कांस्टेंट का, इसका है मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, और दूसरा नाम भी है इसका क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। M हमारे क्या है, स्मॉल m मोलैलिटी। अगला टॉपिक है हमारा ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर पहले हम समझेंगे ऑस्मोसिस को। इजी टॉपिक है, बहुत कंफ्यूजन में नहीं लेना इसको। यहाँ पे एक कंटेनर बनाता हूँ मैं और इसको कनेक्ट कर दिया हमने यहाँ एक दूसरे कंटेनर से। यहाँ पे हमने लिया है इम्प्योर वाटर, बीच में लगा दी हमने सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। एक मतलब ये कि हमारे पास फिल्टर लगा दिया जो सर्कल में दिखा रखा ना ऐसे, ये क्या है, फिल्टर। ये क्या करेगा, सॉल्यूट को तो रोक देगा लेकिन वाटर मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर से पास होना देगा, अलाउड कर देगा। इसको हम बोलते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। यहाँ हमने लिया है इम्प्योर वाटर। अब इम्प्योर वाटर में सॉल्वेंट क्या होगा हमारे पास, वाटर, और इम्प्योरिटीज़ क्या होंगी हमारे पास, सॉल्यूट। इम्प्योर वाटर में जैसे डर्ट पार्टिकल्स हो गए या अदर हैवी मेटल्स वगैरह जो भी हो गए, ये क्या होंगे हमारे पास, इम्प्योरिटीज़ में आएंगे। और इस साइड हमने क्या लिया है, फ्रेश वाटर, बिल्कुल प्योर फॉर्म में वाटर लिया है, यहाँ कोई इम्प्योरिटी हमारे पास नहीं है, फ्रेश वाटर। जैसे ही हमने अरेंजमेंट सेटअप किया हमारे पास, यहाँ से क्या होगा, जो फ्रेश वाटर है इस मेम्ब्रेन के थ्रू मूव करना स्टार्ट करेगा इस डायरेक्शन में, इम्प्योर वाटर की तरफ जाना स्टार्ट कर देगा। ऐसा क्यों होगा हमारे पास, क्योंकि जो फ्रेश वाटर है हमारे पास इसकी मोल फ्रैक्शन क्या होगी, यहाँ पे 1 होगी, क्योंकि प्योर सॉल्वेंट है हमारे पास। और यहाँ इम्प्योर है हमारे पास, इधर कुछ होगी, 0.9 होगी या 0.8 होगी या 0.7 होगी। तो हम बोलेंगे कंसंट्रेशन ऑफ वाटर,
यहाँ पे ज़्यादा है, फ्रेश वाटर में वाटर की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है क्योंकि मोल फ्रैक्शन ज़्यादा है। मोल फ्रैक्शन क्या है हमारे पास, कॉन्सेंट्रेशन ही है। अब जैसे हीट जो है हमारी ट्रांसफ़र करती है हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ, इलेक्ट्रिसिटी हमारी फ्लो करती है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ, वैसे ही सॉल्वेंट का जो फ्लो होता है हमारे पास वो होता है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। तो हायर कंसंट्रेशन पे वाटर मॉलिक्यूल्स जो है हमारे पास ये मूव करना स्टार्ट कर देंगे, कहाँ पे, इम्प्योर वाली साइड पे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक पिस्टन लगाएंगे और इस लिक्विड पे क्या करेंगे, प्रेशर अप्लाई करना स्टार्ट करेंगे। इस पिस्टन को नीचे धकेलेंगे और ये अप्लाई करेगा इस लिक्विड के ऊपर प्रेशर। और हम जैसे जैसे प्रेशर को धीरे धीरे करके इंक्रीज करना स्टार्ट करेंगे, हम देखेंगे जो ये फ्लो है ना लिक्विड का, ये हमारा कम होता जा रहा है। पहले हमारे मान लो अगर 100 पार्टिकल्स 100 वाटर मॉलिक्यूल्स इधर ट्रांसफर हो पा रहे थे, जैसे हमने प्रेशर इंक्रीज किया ये 90, फिर और इंक्रीज किया फिर 80 ही पास हो पा रहे हैं, फिर 70 ही पास हो पा रहे हैं। तो हम देखेंगे धीरे धीरे हमारा वाटर का फ्लो जो है इस डायरेक्शन में है वो कम होता चला जा रहा है। और एक टाइम आएगा जहाँ पे हम प्रेशर बढ़ाते चलेंगे कि ये स्टॉप हो जाएगा, ये फ्लो बिल्कुल जो है स्टॉप हो जाएगा। यहाँ का वाटर यहीं रहेगा, ये इस इधर नहीं जाएगा, ये जहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स का फ्लो ज़ीरो हो जाएगा। जब ये कंडीशन आएगी ना और हम उस प्रेशर को मेजर कर लेंगे कि किस प्रेशर पे ये ऐसा हुआ, उस प्रेशर को हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर की डेफिनेशन क्या होती है, द प्रेशर दैट जस्ट स्टॉप्स, जस्ट बिल्कुल स्टॉप कर देगा, ऐसा नहीं करेगा कि एक दो पार्टिकल आ रहे हैं यहाँ से कहीं और से, बिल्कुल स्टॉप कर देगा वहाँ पे। द प्रेशर दैट स्टॉप्स द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। अब क्या होगा ऑस्मोटिक प्रेशर के बाद, अगर हम प्रेशर पे नहीं रुके, प्रेशर बढ़ाना हमने स्टार्ट ही रखा, प्रेशर को क्या करें, पिस्टन को धकेलते रहे नीचे, तो हम देखेंगे जो यहाँ पे जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स हैं, जो यहाँ पे हमारे पास वाटर है, वो इस डायरेक्शन में आना स्टार्ट हो जाएगा। सॉल्यूट पार्टिकल्स तो यहीं रह जाएंगे इस कंटेनर में, लेकिन वाटर या फिर कोई भी सॉल्वेंट पार्टिकल हमारा आना स्टार्ट हो जाएगा इस फ्रेश वाटर की तरफ। इसी फिनोमेना से हम क्या करते हैं, वाटर को प्योरीफाई करते हैं। इम्प्योर वाटर पे क्या करते हैं, प्रेशर लगाते हैं, पास करते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से, वाटर जो है इधर आ जाता है लेफ्ट साइड पे फ्रेश वाटर की तरफ, और इम्प्योरिटीज बचती है हमारी दूसरे कंटेनर में। इस प्रोसेस को अब बोलते हैं हम रिवर्स ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में क्या हो रहा था, हमारा फ्रेश वाटर मूव कर रहा था इम्प्योर की तरफ, लेकिन हमने प्रेशर अप्लाई करना स्टार्ट किया, फिर हमने देखा ऑस्मोसिस जो है हमारा रिवर्स डायरेक्शन में चला गया, उल्टी डायरेक्शन में चला गया, इसलिए हमने उसको क्या बोला, रिवर्स ऑस्मोसिस। तो होप ये समझ आया होगा ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है और रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है। अब रिवर्स मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, इसको डिनोट करते हैं कैपिटल पाई से, इक्वल्स टू CRT। यहाँ पे C है हमारे पास कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन भी कौन सी वाली, मोलैरिटी। R हमारा कांस्टेंट है, T हमारा क्या है, टेम्परेचर। तो मोलैरिटी को हम कैसे लिख सकते हैं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू में R हमारा कांस्टेंट है और टेम्परेचर को क्वेश्चन में गिवन देगा और कैलकुलेट करवाएगा क्या हमसे, ऑस्मोटिक प्रेशर बोलेगा कैलकुलेट करने के लिए कि टेम्परेचर गिवन है, कंसंट्रेशन गिवन है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर कितना होगा, ये हमको इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करना है। ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड एक टर्म को हमको और समझना पड़ता है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होगा, हमारे पास दो सॉल्यूशन होंगे यहाँ पे, एक का नाम x है, एक का नाम y ले लेते हैं हम। और जब हम इनका ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट करते हैं तो पाई x हमारा अगर आ जाता है इक्वल पाई y के, दोनों लिक्विड के अगर हमारे ऑस्मोटिक प्रेशर सेम निकल जाते हैं तो ऐसे लिक्विड को हम बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन, कि ये दोनों सॉल्यूशन हमारे कैसे हैं, आइसोटोनिक है नेचर, आइसो मतलब सेम। अब हमारी हेनरी लॉ की एप्लीकेशन बच रही थी, वो मैंने उधर लास्ट कराऊंगा। अब इसको थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ मैं कि क्या होता है हमारे पास हेनरी लॉ की एप्लीकेशन। पहली तो इजी है बहुत, कार्बोनेटेड बेवरेजेस आर बॉटल्ड अंडर हाई प्रेशर टू इंक्रीज द solubility of CO2 when the bottle is opened the pressure decreases causing the solubility to drop and the gas to escape as fizz। तो सॉल्वेंट में हमारे पास
कार्बोनेटेड वाटर के हमारे पास एक सॉल्वेंट ही था, वाटर हम यहाँ यूज़ करते हैं, ये हमारा है वाटर। यहाँ पे हमने क्या करा, CO2 फिल करना स्टार्ट कर दिया अपर लेयर पे। फिर हमने क्या करा, ये CO2 सॉल्यूबल तो है नहीं वाटर में, मतलब अपने आप जो है बहुत कम अमाउंट में सॉल्यूबल होती है। हम इस पिस्टन पे क्या करते हैं, प्रेशर लगाना स्टार्ट करते हैं। तो ये गैस क्या करती है, प्रेशर लगाती है सॉल्यूशन के ऊपर, और जितना ये गैस क्या करेगी, सॉल्यूशन पे प्रेशर लगाएगी, उतना ज़्यादा ये गैस यहाँ पे सॉल्यूबल होना स्टार्ट हो जाएगी। तो पार्शियल प्रेशर जितना ज़्यादा होगा किसका, CO2 का, उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, मोल फ्रैक्शन। यही तो हमको हेनरी लॉ बता रहा था, पार्शियल प्रेशर बढ़ेगा कार्बन डाइऑक्साइड का, उतना ही क्या होगी, सॉल्युबिलिटी हमारी क्या करेगी, इंक्रीज करना स्टार्ट कर जाएगी लिक्विड फेज में। तो ये एप्लीकेशन तो हमारी बहुत आसान थी। दूसरी हमारे पास हायर एल्टीट्यूड पे क्या होता है हमारे पास, द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज लोअर देन ग्राउंड लेवल, दिस लीड्स टू लोअर concentration ऑक्सीजन इन द ब्लड एंड टिश्यू causing symptoms like weakness and mental confusion, a condition known as hypoxia या एनोक्सिया। हमारे दिमाग में एक बात रहती है कि हाइट पे, माउंटेन्स वगैरह पे, ज़्यादा हाइट पे ऑक्सीजन कम है, इसलिए हमको कम ऑक्सीजन मिलती है। लेकिन अगर हम ध्यान से सोचें, अगर ऑक्सीजन वहाँ 1500-2000 आदमी को जिंदा रख सकती है, तो इतनी सफिशिएंट ऑक्सीजन तो है वहाँ की एक ह्यूमन को आराम से जिंदा रख सकती है। लेकिन ये 1500-2000 सबको ही क्या हो रही होगी, वहाँ पे घुटन सी महसूस हो रही होगी। तो मतलब ऑक्सीजन तो इतनी तो है वहाँ की, ह्यूमन सर्वाइव कर जाए। लेकिन ये जो सिम्टम्स आते हैं, इसका रीज़न समझते हैं, इसको थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ मैं। पहले हम बात करते हैं, ये हमारे लंग्स बनाता हूँ पहले मैं। जब हम रहते हैं नॉर्मल हाइट्स पे, यहाँ पे हमारे को एटमॉस्फेरिक प्रेशर मिलता है 1 एटमॉस्फेयर का, और माउंटेन पे हमारे पास हो जाता है 0.95, 0.92, कुछ ऐसे अमाउंट में ये डिक्रीज हो जाता है। थोड़ा सा डिक्रीज होता है, ज़्यादा डिक्रीज नहीं होता। अब यहाँ पे जो डेंसिटी है एटमॉस्फेयर गैसेस की, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब की क्या है, कम है। मतलब डेंसिटी से मतलब हमें अमाउंट हमारी कम है, या फिर कंसंट्रेशन जो है गैसेस की वो कम है। ये बात तो क्लियर है हमारे पास। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है हमारे पास, यहाँ पे इसके साथ लगी है ब्लड स्ट्रीम लंग्स के साथ। तो यहाँ से आई हमारे पास ऑक्सीजन। जब हम नॉर्मल हाइट्स पे थे, ऑक्सीजन के मान लेते हैं आए यहाँ पर 100 मोलिक्यूल्स आए लंग्स के अंदर। अब ये होंगे डिजॉल्व ब्लड स्ट्रीम में। तो जब हम इनहेल करते हैं, तो फर्दर जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स आएंगे, ये इन पे क्या करेंगे, प्रेशर क्रिएट करेंगे। तो हम बोलेंगे पार्शियल प्रेशर किसका, ऑक्सीजन का इंक्रीज करेगा। तो जैसे ही पार्शियल प्रेशर इंक्रीज करेगा, यहाँ से गैस जो है सॉल्यूबल होना स्टार्ट हो जाएगी। और गैस कौन सी, ऑक्सीजन हमारी ब्लड स्ट्रीम में सॉल्यूबल होना स्टार्ट हो जाएगी। तो मान लेते हैं 100 में से हमारे 20 मॉलिक्यूल्स डिजॉल्व हो गए। सारी तो डिजॉल्व होती नहीं है गैस, 20 डिजॉल्व हो गए हमारे ब्लड स्ट्रीम में। तो हमको ऑक्सीजन पूरी मिल गई यहाँ पे। बाकी जब एक्सेल करेंगे, फिर वापस से कहानी हो जाएगी, आधे बाहर जाएंगे। फिर नेक्स्ट टाइम में फिर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल अंदर आएंगे, ऊपर से जब इनहेल करेंगे, फिर ये प्रेशर क्रिएट करेंगे, और ये जाएगा ब्लड स्ट्रीम में, वहाँ पे ऑक्सीजन हमारी। पहाड़ों पे क्या हो रहा है हमारे पास, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स कम आ रहे हैं। यहाँ पे हमने क्या लिया था, 100 मॉलिक्यूल्स हमारे एंटर कर रहे हैं, यहाँ पे हमारे 70 या 80 ही मॉलिक्यूल्स जो है एंटर कर रहे हैं। अब कम मॉलिक्यूल्स एंटर करने से क्या हुआ, हमारा पार्शियल प्रेशर डिक्रीज हो चुका है। सॉल्यूबल तो पहले 20 ही हो रहे थे, बाकी तो सिर्फ क्या कर रहे थे, ऐसे ही थे लंग्स के अंदर। तो प्रेशर जो क्रिएट कर रहे थे 100 की वजह से ज़्यादा हो रहा था। अब जैसे यहाँ पे हमारे पास मान लेते हैं 70 मॉलिक्यूल्स आए ऑक्सीजन के, तो अब 100 मॉलिक्यूल ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे, 70 मॉलिक्यूल कम प्रेशर लगाएंगे, प्रेशर की वैल्यू डिक्रीज होगी, तो सॉल्युबिलिटी या फिर मोल फ्रैक्शन हमारा क्या करेगा, और डिक्रीज करेगा। तो हमने इनहेल किया, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल सफिशिएंट आई नहीं, तो ब्लड स्ट्रीम में ऑक्सीजन जो है हमारे, मान लो पहले 20 गए थे, अब 12 ही जा पा रहे हैं, बाकी 70 में से 60 यहीं पड़े हैं। तो ऑक्सीजन की सप्लाई तो है हमारे पास, ऑक्सीजन की कमी नहीं है, ऑक्सीजन तो है हमारे पास, लेकिन डिजॉल्व कम हो पा रही है। क्यों, क्योंकि ऊपर से जो प्रेशर है हमारे पास वो कम आ रहा है, पार्शियल प्रेशर। तो इस वजह से जो है हमारे को फील होता है कि हमारे ऑक्सीजन की जो है हमारे में कमी हो चुकी है। जबकि एग्जैक्ट रीज़न क्या हमारे पास, कि हमारे पास ऑक्सीजन तो है, लेकिन ये डिजॉल्व नहीं हो पा रही, क्योंकि प्रेशर हमारा डिक्रीज हो गया। वहाँ पे हम 1 एटमॉस्फेयर की वजह से इनहेल कर रहे थे नॉर्मल ग्राउंड स्टेट पे, लेकिन हाइट्स पे क्या हो रहा है, प्रेशर डिक्रीज कर रहा है 0.93 या 9596 इस लेवल पे आने के बाद
ऑक्सीजन जो है डिजोल्व नहीं हो पा रही है सही से ब्लड स्ट्रीम में। तो होप ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट से पूछ लेना, वहाँ भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। थर्ड हमारी जो प्रॉपर्टी है, अभी हम क्या गए थे, पहाड़ों के ऊपर गए थे, ग्राउंड लेवल से पहाड़ों के ऊपर गए थे तो प्रेशर कम हुआ था। इसमें हम क्या करेंगे, समुद्र के नीचे जाएंगे। तो समुद्र के नीचे जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं हाइट पे तो प्रेशर हमारा कम होता है। जैसे जैसे नीचे आते हैं, जैसे समुद्र से नीचे जाते रहेंगे हम, तो प्रेशर की हमारी वैल्यू बहुत ज़्यादा डिक्रीज होने स्टार्ट कर जाती है। तो इसमें हम क्या करेंगे, स्कूबा डाइविंग करेंगे। थर्ड और मोस्ट important application है scuba diving and the bends. As a diver goes deeper, the increased water pressure causes more nitrogen to dissolve in blood. If they ascend too rapidly, the pressure drops quickly and the dissolved nitrogen forms bubbles in the blood vessels, causing a painful and potentially fatal conditions known as decompression sickness or the bends. To migrate, these divers often use air diluted with helium, which is less soluble in ब्लड। अब इसको समझते हैं कि कहना क्या चाह रहा है हमको एप्लीकेशन। जो स्कूबा डाइवर्स के वाटर टैंक, वो ऑक्सीजन टैंक होते हैं हमारे पास, ये होते हैं जब समुद्र में जाते हैं नीचे की तरफ। तो जैसे जैसे नीचे जाएंगे ना हम, तो प्रेशर हमारा जो है इंक्रीज़ करेगा, क्योंकि वाटर की डेंसिटी बढ़ेगी, प्रेशर इंक्रीज़ करेगा। और हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग जब प्रेशर इंक्रीज़ करता है गैस का, जब ये गैस आएगी लंग्स के अंदर, पार्शियल प्रेशर इंक्रीज़ करेगा तो ब्लड में जो है ज़्यादा डिज़ोल्व होगी। पहले जितनी हमारी नाइट्रोजन डिज़ोल्व हो रही थी उससे कई ज़्यादा नाइट्रोजन अब हमारी बाद में डिज़ोल्व होनी स्टार्ट हो जाएगी। चलो डिज़ोल्व होने से कोई, वैसे डिज़ोल्व होने की अलग अलग दिक्कत है। जब ज़्यादा डिज़ोल्व होती है तो मेंटली अटैक कर देती है हमको और फीलिंग देती है जैसे हम नशे में है, इसलिए हम ज़्यादा नाइट्रोजन को नहीं ले आते। दूसरा इसका रीज़न क्या है हमारे पास, जब ब्लड वेसल्स में नाइट्रोजन होगी हमारी ज़्यादा अमाउंट में डिज़ोल्व। अब डाइवर क्या करता है, अगर यहाँ पे डाइवर है, नाइट्रोजन यहाँ पे ज़्यादा डिजोल्व है, अगर ये फटाफट ऊपर आ जाता है सरफेस के, तो यहाँ पे हाई प्रेशर था और ऊपर क्या है लो प्रेशर। मान लो यहाँ पे 1 एटमॉस्फेयर का प्रेशर था और समुद्र के अंदर कितना था, 3 एटमॉस्फेयर का। हाइपोथेटिकली कंडीशन में लेके चल रहा हूँ कि नीचे जो है 3 एटमॉस्फेयर का था और फटाफट से जब एक्सटेंड किया, इसने एक्सटेंड किया तो 1 एटमॉस्फेयर के प्रेशर पर आ गया। अब जैसे ही प्रेशर डिक्रीज़ किया तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस भी डिक्रीज़ करेगी। अब गैस कहाँ पे है, ब्लड के अंदर। होमोजेनियस मिक्सचर है ना गैस का, तो अच्छे से डिजोल्व है उसके अंदर। लेकिन जैसे ही प्रेशर डिक्रीज हुआ, सॉल्युबिलिटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। तो ब्लड वेसल में क्या करेगी वो गैस, ब्लड तो ऐसे रह जाएगा हमारा और गैस बना लेगी बबल्स, क्योंकि सॉल्युबिलिटी कम होगी। तो एक हमारा गैस फेज दिखेगा हमको ब्लड में, एक हमको क्या दिखेगा, लिक्विड फेज। ये जो फॉर्मेशन हुई ना बबल्स की, इसी कंडीशन को क्या बोलते हैं हम, फॉर्मेशन ऑफ बबल्स को बोलते हैं बैंड्स की कंडीशन। ज़्यादा अमाउंट में अगर ऐसा हो जाता है तो ये कार्डियक अरेस्ट का भी रीज़न बन जाता है, फेटल कंडीशन होती है। इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, साथ में नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन तो जाएगी, साथ में जाएगी हीलियम गैस। अब हीलियम क्या करती है हमको, हमने क्या करा, टैंक जो टैंक था उसको हमने हीलियम में भी डाल दिया और नाइट्रोजन में, तीनों गैस मिक्स कर दी हमने। अब जब ये गैस लंग्स में आएगी तो पार्शियल प्रेशर कम रहेगा, क्योंकि नाइट्रोजन कम अमाउंट में प्रेजेंट है। नाइट्रोजन पहले मालूम नाइट्रोजन के 100 मॉलिक्यूल आ रहे थे, अब हीलियम डाल के हमने डाइल्यूट कर दी तो नाइट्रोजन के आएंगे 70 मॉलिक्यूल्स ही पहुंचेंगे यहाँ तक, बचे हुए 30 मॉलिक्यूल किसके आएंगे, हीलियम के। अब हीलियम एक लेस सोल्यूबल गैस है, ब्लड में डिजोल्व बहुत ही कम अमाउंट में होती है और नॉन टॉक्सिक गैस है। हमें एक ऐसी गैस भी तो चाहिए जो नॉन टॉक्सिक हो, पतला को ब्लड में डिजोल्व करके वो दूसरी रिएक्शन कर दी उसने। तो हीलियम एक लेस सोल्यूबल गैस है और नॉन टॉक्सिक गैस है। तो नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर कम हो गया यहाँ पे क्योंकि मॉलिक्यूल्स कम हो गए, तो अब वो हाई प्रेशर पे भी क्या कर रही है, लेस डिजोल्व हो रही है। अब ब्लड के अंदर जब लेस डिजोल्व होगी तो हमारी वो समस्या खत्म हो जाएगी बैंड्स वाली। इसलिए हमको क्या करना पड़ता है, 30% या डाइल्यूशन यूज़ करनी पड़ती है किसकी, हीलियम की। तो आई होप ये कंसेप्ट समझ आया होगा। एक बार दोबारा देख लेते हैं। जब प्रेशर नीचे आ रहा था डाइवर, तो प्रेशर इंक्रीज कर रहा था, नाइट्रोजन जो है ज़्यादा डिजोल्व हो रही थी ब्लड में, और जो ऊपर जा रहा था तो नाइट्रोजन क्या कर रही थी, बबल्स का फॉर्मेशन कर रही थी। हमने जैसे हीलियम डाला टैंक में, कौन से टैंक में, जो ऑक्सीजन टैंक स्कूबा डाइवर कैरी कर रहा है, तो नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर कम हो गया हमारे पास
और जैसे ही पार्शियल प्रेशर कम हुआ वो है डिजोल्वी ब्लड में लेस होने लगी। अब जब डिजोल्वी लेस है, सॉल्युबिलिटी ही कम हुई है उसकी, मतलब कम मॉलिक्यूल्स जो हमारे पास डिजोल्व हैं, तो जब हम ऊपर भी जाएंगे, जब सॉल्युबिलिटी पहले से ही कम है उसकी, तो ऊपर जाके फिर क्या ही फर्क आएगा उस पर, है ना। तो हमने जो बैंड्स वाली कंडीशन है वो अवॉइड कर ली, कैसे, हीलियम गैस को यूज़ करके। आई होप ये समझ आया होगा। अगर कोई डाउट आता है तो कमेंट्स में पूछ लेना, मैं वहाँ भी अच्छे से एक्सप्लेन करने की ट्राई करूँगा। इसी के साथ जो हमारा थ्योरी वाला चैप्टर है ये पूरा ख़त्म होता है। अब हमारे बचते हैं बस न्यूमेरिकल्स। अब सारे क्वेश्चन मैं एक साथ कराऊंगा, इसी लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं अब। तो अब है हमारा पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन हमारे पास, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाय मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। वो कह रहा है एक सॉल्यूशन है हमारे पास, उसने ये नहीं बताया अमाउंट कितनी है। उसने बोला इस सॉल्यूशन का जो टोटल वेट है ना, बाई मास मतलब टोटल वेट में से 30% जो है वो बेंजीन का है, बेंजीन के हमारे पास सॉल्यूट। तो 70% जो बचा वो किसका होगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड का, CCl4 का। बस हमको यही कॉन्सेप्ट यूज़ करना है। अप्रोच देखते हैं क्वेश्चन को कैसे करना होता है। जब भी ऐसे गिवन होता है ना 30% बाई मास या 20% बाई मास, तो सबसे पहले हमको क्या करना है, अज्यूम लेट द वेट ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू 100 ग्राम। 100 मानते ही हमारी कैलकुलेशन करनी बहुत आसान हो जाएगी। अब वो बोल रहा है इस 100 ग्राम में से 30 ग्राम जो है हमारा 30%, अब 30% 100 का कितना होगा, 30% ऑफ 100 इक्वल्स टू 30, इसलिए हमने 100 लिया ताकि हमें परसेंटेज निकालने में आसानी हो जाए। तो वेट ऑफ बेंजीन क्या हुआ हमारा, 30% है ना, सॉल्यूशन में क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूशन आएगा यहाँ पे 30 ग्राम। अब जो बचा सॉल्वेंट हमारा 70 ग्राम, वो क्या है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। लिखते हैं वेट ऑफ, इसको दूसरे कलर से लिखते हैं सॉल्वेंट को, वेट ऑफ सॉल्वेंट जो कि हमारा कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये कितना है, 70 ग्राम। अब वो पूछ क्या रहा है, मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है किसकी, बेंजीन की, मतलब सॉल्यूट की पूछ रहा है। तो 2 से हम सॉल्यूट को रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ आएगा N2 अपॉन में N टोटल। N2 हमारे मोल्स ऑफ बेंजीन, N टोटल है हमारे मोल्स ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस मोल्स ऑफ बेंजीन। तो अब हमको पहले मोल्स ऑफ बेंजीन निकालना है। मोल्स ऑफ बेंजीन क्या होता है हमारे पास, गिवन वेट का 30 ग्राम अपॉन में मोलर वेट कितना है, बेंजीन होता है C6H6, एक कार्बन का 12 प्लस 6, 12 6 आर 72 प्लस 6 इक्वल टू 78। तो इसको डिवाइड करेंगे 78 से, और N1 हम निकालेंगे, गिवन वेट कितना था 70, और कार्बन टेट्राक्लोराइड कितना होता है, कार्बन का 12, एक क्लोरीन का 35 मान के चलेंगे, तो 4 क्लोरीन कितना हुआ 140, 140 प्लस 12 152। इसको सॉल्व करके आएगा हमारा N2 इक्वल्स टू 0.384। ये आगे मोल्स ऑफ बेंजीन या फिर मोल्स ऑफ सॉल्यूट। N1 आएगा हमारा सॉल्व करके 0.46, ये आ गया हमारा N1। अब हमको क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन, बस वैल्यू पुट करनी है। N2 कितना हमारा 0.384 डिवाइड बाय 0.384 प्लस 0.46, ये आएगा हमारा 0.384 डिवाइड बाय 0.844। तो मोल फ्रैक्शन आएगा हमारे पास 0.455, ये आ गया हमारा आंसर, जो कि हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहना, आप अपनी नोटबुक में सॉल्व करना, मैं पहले खुद करना, फिर जहाँ फंसोगे वहाँ सॉल्यूशन देखने हैं। अगला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया रिक्वायर्ड इन मेकिंग 2.5 kg ऑफ 0.2 मोलल एक्वस सॉल्यूशन। मोलैलिटी कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले मोलैलिटी का फॉर्मूला लिखेंगे। पहले तो जो गिवन है ना, एक काम करते हैं वो लिखते हैं। ये हमको क्या गिवन है, वेट ऑफ सॉल्वेंट नहीं गिवन है, ये गिवन है वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना 2.5 kg। उसने क्या बोला, रिक्वायर्ड इन मेकिंग
2.5 kg ऑफ 0.5 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। तो मतलब ये वेट जो गिवन है हमको सॉल्यूशन का गिवन है। मोलैलिटी कितनी गिवन है हमारे को 0.25। निकालना क्या है, WB पूछ रहा है वो कि कितना मास ऑफ यूरिया हमको लगेगा। और मोलर वेट ऑफ यूरिया कितना होता है, यूरिया होता है हमारे पास NH2C डबल बॉन्ड हो NH2। वेट होगा 4 हाइड्रोजन है हमारी, तो 4 हाइड्रोजन का 4, 2 नाइट्रोजन है तो 28, 1 कार्बन 12, 1 ऑक्सीजन 16। इसको ऐड करेंगे ये आता है 60। अब हमको लगाना है मोलैलिटी का फॉर्मूला, WB अपॉन में MB इंटू में 1000 अपॉन में वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। लेकिन यहाँ पे तो किलोग्राम में गिवन है हमने को वेट 2.5 kg, तो यहाँ से 1000 हट जाएगा और सीधा वेट किस में लेंगे हम, kg में। अब बात और आती है कि यहाँ पे हमको दे रखा है वेट ऑफ सॉल्यूशन, लेकिन फॉर्मूले में हम यूज़ करते हैं वेट ऑफ सॉल्वेंट। अब 2.5 kg ना बहुत ज़्यादा वेट है। सॉल्यूट कितना ऐड होगा इसमें, 25-30 ग्राम के आसपास, ये 40 ग्राम के आसपास। अब 2.5 किलो में वेट बढ़ा के 40 ग्राम बढ़ा देंगे तो नेग्लिजिबल वेट है। इतना वेट को क्या है, नेग्लिजिबल है हमारे पास। तो इतने बड़े केस में जहाँ पे वेट बहुत ज़्यादा है तो वेट ऑफ सॉल्यूट हम वेट ऑफ सॉल्यूशन भी यूज़ कर सकते हैं और वेट ऑफ सॉल्वेंट भी। अगर वो स्पेसिफिकली वेट ऑफ सॉल्वेंट गिवन करता है यहाँ पे तब तो हमको वही यूज़ करना पड़ता, लेकिन अब उसने गिवन नहीं दिया है तो हम वेट ऑफ सॉल्यूशन से ही काम चलाएंगे। वैल्यू रखना स्टार्ट करते हैं। मोलैलिटी की वैल्यू दी है 0.25, WB हमको फाइंड करना है, MB है हमारा 60 इंटू 1/2.5, तो WB आएगा मेरे यहाँ से 0.25 इंटू 2.5 इंटू 60। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 37 ग्राम के आसपास मेरा रिक्वायर्ड वेट या फिर गिवन वेट। इतना हमको यूरिया यूज़ करना पड़ेगा तब हमारा 2.5 किलो क्या बनेगा, मोलर एक्वस सॉल्यूशन बनेगा, 0.25 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ Ki इफ द डेंसिटी ऑफ 20% मास बाई मास एक्वस Ki इज 1.202। डेंसिटी हमको गिवन है 1.202। इसकी यूनिट हमको देखनी पड़ेगी क्योंकि डेंसिटी ग्राम्स में गिवन होती है और किलोग्राम में भी गिवन होती है। तो ग्राम पर मिलीलीटर में गिवन है हमको। 20% बाई मास मास बाई मास मतलब क्या है, अगर वेट ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम है तो सॉल्यूट का वेट कितना है, सॉल्यूट का वेट है 20 ग्राम और सॉल्वेंट का वेट कितना है 80 ग्राम। बस, तो हमने क्या माना है, लेट द वेट ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू 100 ग्राम। तो यहाँ से क्या है हमारा वेट ऑफ सॉल्यूट, बीस ग्राम, वेट ऑफ सॉल्वेंट इक्वल्स टू 80 ग्राम। अब लगाएंगे हम मोलैरिटी का फॉर्मूला, WB अपॉन में MB इंटू में 1000 अपॉन में वॉल्यूम इन मिलीलीटर। तो Ki का मोलर वेट निकालना पड़ेगा हमको पहले। पोटेशियम का होता है 40 और आयोडीन का होता है 126, दोनों को ऐड करेंगे आ जाएगा हमारे पास 166। मोलैरिटी हमको कैलकुलेट करनी है, तो WB है हमारे पास 20 ग्राम दे रखा है उसमें और मोलर वेट कितना है 166 इंटू 1000। वॉल्यूम तो है नहीं हमारे पास, तो अब हम यूज़ करेंगे डेंसिटी का। तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दे रखी है, डेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट नहीं दी उसने। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन।
तो ये कितनी है 1.202 ग्राम मिलीलीटर इनवर्स। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना मानना है हमने 100 ग्राम। 80 मत ले लेना क्योंकि 80 तो मास ऑफ सॉल्वेंट है। जब डेंसिटी इसकी दी है हमको सॉल्यूशन की दी है तो हमको मास भी किसका मानना है सॉल्यूशन का अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब ये ग्राम से ये ग्राम कट गया, ये वॉल्यूम जाएगा इधर, वॉल्यूम आया हमारा 100 डिवाइड बाय 1.202 मिलीलीटर इनवर्स। ये मिलीलीटर ऊपर जाएगा तो पावर प्लस में हो जाएगी, तो हम ऊपर लिख देते हैं इसको मिलीलीटर्स। वॉल्यूम आएगी हमारे पास 83 ml के आसपास। तो वॉल्यूम भी हमारी आ गई। अब वैल्यू पुट करेंगे वॉल्यूम की यहाँ पे, तो मोलैरिटी है हमारी 20 डिवाइडेड बाय 166 इंटू में 1000 डिवाइड बाय 83। ये वॉल्यूम किस में है ml में है ना हमारे पास, तो ऊपर 1000 लगेगा यहाँ पे। इसको सॉल्व करने पे मोलैरिटी की वैल्यू आती है मेरे पास 1.45 और ऐसे यूनिट क्या होती है मोलैरिटी की मोल पर लीटर या फिर मोल लीटर इनवर्स। ये तो हमने निकाल ली मोलैरिटी। अब इसी क्वेश्चन की, ये क्वेश्चन है, इसकी क्या निकालनी है आपको होमवर्क में, मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन। ये आपका होमवर्क है। मोलैरिटी की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 1.5 किलोग्राम नहीं मोल पर किलोग्राम, और मोल फ्रैक्शन तो यूनिट लेस होता है हमारा, ये आएगा 0.0263। तो चेक कर लेना, अगर आंसर में ये निकल जाएगा तो सही कर रहे हो, वरना दोबारा देखना तब करोगे सही। तो इस लेक्चर में इतने ही क्वेश्चन करेंगे। अगले लेक्चर में हम करेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर वगैरह।